बिल्कुल, किसानों से हम बात करते हैं क्योंकि ये अंतरिम बजट था और ऐसे में किसानों को लेकर के जो मुद्दे हैं वो भी मैं बता देती हूँ कि मूल्य संवर्धन और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास तेज किए जाएंगे। ये सरकार के द्वारा कहा गया है। सरकार जो कह रही है उससे ताल्लुक रखते हैं या नहीं? सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। सरकार ने ये कहा था कि किसानों की आमदनी 2022 में डबल हो जाएगी, तो मुझे तो नहीं लगता कि डबल, क्या मुझे तो ये लग रहा है कि जो सरकार के द्वारा कहा गया है वो केवल और केवल एक जो है मुहावरा ही साबित हुआ है। किसी भी किसान को कोई 1 रुपये का भी फायदा नहीं हुआ है। अभी सरकार के द्वारा कुछ और भी चीजें कही गई है। उनके द्वारा कहा जाए कि नैनो यूरिया को सफलतापूर्वक अपनाने के बाद अब कृषि जलवायु क्षेत्र में नैनो डीएपी अनुप्रयोग का भी विस्तार करेंगे। देखो, बहुत सही सवाल आपने किया है। नैनो को ये ला रहे हैं, अभी उसका रिजल्ट बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा, उसका वजन हमारे यूरिया का डीएपी का कम कर रहे हैं, उसका रेट बढ़ा रहे हैं। और सबसे विचित्र बात यह है कि किसानों के ऊपर बिल्कुल कोई ध्यान सरकार का नहीं है। किसानों का तो खून उन्हें इतना मीठा लग रहा है जैसे हम गन्ना बोते हैं कि उसको खून को पीने का वो काम कर रहे हैं। आप देखेंगे आवारा पशु जितने घूम रहे हैं, हमारा फसलों में नुकसान हो रहा है। दूसरा, ये खल जो होती है जिसे हम पशु आहार के रूप में हम खिलाते हैं कि इसमें डीओसी मिट्टी की मिलावट होती है। उस मिट्टी से हमारे पशुओं में बांझपन होता है। क्या करें, मजबूरी में उन्हें छोड़ना पड़ता है। तो इतने सालों में 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ है, सरकार की तरफ से कुछ किया नहीं गया है, इतनी नाराजगी। देखो, काम कहाँ किया गया? ग्राउंड पे तो कोई है नहीं, कागजों में हो वो अलग बात है। ग्राउंड पे कोई काम नहीं हुआ है। सर, किसानों को हम सुन रहे हैं, सर आप क्या कहेंगे? किसानों को हम सुन रहे हैं, मीनाक्षी बता रही हैं किसानों का अपना रुख है, लेकिन जो बात कही रामकृपाल जी ने कि सोलर ऊर्जा पर बहुत फोकस है। मैं गांव में गया हूं और मैंने जाके देखा है, एक जो बिजली की परेशानी थी खासतौर से उन इलाकों में जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची थी, वहां ये वरदान से कम नहीं है कि सोलर पैनल लगा हुआ है घर के ऊपर, जो सरकार घर दे रही उसमें भी सोलर पैनल है और घर में लाइट आ रही। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि आम व्यक्ति की सरकार, मैं नहीं राष्ट्र, टैक्सेस को कम करने का, स्लैब को लगातार राहत देने का सिलसिला आप इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद देखिए लगातार चला आ रहा था। परंतु ही लीड्स, मोदी गवर्नमेंट लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। टैक्सेस पे रिबेट नहीं। और जो आप कह रहे हैं पैनल वाली बात, वो अपने आप में बताती है बिजली फ्री दूंगा इतनी यूनिट। सर, लेकिन आप उन लोगों को क्या जवाब देंगे जो ये उम्मीद कर रहे थे कि, और जो बात आपने कही कि पहले चुनाव में जो बजट होता था वो चुनाव के नजरिए से बजट होता था, अब एक बदलाव आया है कि चुनाव के नजरिए से अगर बजट नहीं तो उन्हें क्या काउंटर करेंगे आप, जो कहेंगे कि आप तो टैक्स स्लैब कम नहीं कर रहे? मुझे लगता है कि नया भारत जो है ना, इस नए भारत के लिए आम जनता, 120 करोड़ जनता तैयार है। वो चाहती है कि मैं विश्व गुरु की तरफ बढ़ते हुए भारत की रुख को बढ़ाने का जो कैटलिस्ट का काम कर सकता हूं वो मैं करूंगा। वो क्या है? मुझे अपने टैक्स के लिए हो सकता है कि थोड़ी सी राहत ना मिले, मुझे हो सकता है कि थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा हो टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर वो टैक्स मुझे नजर आ रहा है। जब मैं रोड पे आगरा जाता हूं तो सुचारिता मुझे वो नजर आता है कि मैं, हाँ, आगरा जो 2.5 घंटे में पहुंचता था, मेरा जो 5 घंटे का सफर था वो 2.5 घंटे में पूरा होता है। जब मैं ट्रेन में चढ़ता हूं तो मुझे इंटरनेशनल सुविधाएं नजर आती हैं। जब मैं 149 नए एयरपोर्ट्स के पास जाता हूं तो मुझे नजर आता है कि हाँ, 1000 नए जहाज हमारा देश खरीद पाने की सक्षमता रखता है। और जब बॉर्डर पर खड़ा होकर मेरा सैनिक नए उपकरणों के साथ और ड्रोन पर खड़ा होता है, जब सामने वाले के साथ, और ड्रोन से जब खेती में परिवर्तन आता है, नैनो को जो है बिछाया जाता है, जब उसको भेजा जाता है किसानों के पास, तो किसानों को भी नजर आता है। कुछ चंद किसानों को छोड़ दे तो मुझे लगता है कि ये सब जो नया भारत खड़ा हो रहा है, जो टैक्सेस के लिए नहीं, अपनी चिंता नहीं करता, अपनी नहीं सोचता, देश की सोचता है, देश के बारे में सोचता है, पड़ोसी की सोचता है, समाज की सोचता है। तो जब देश में जागरण आ जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कानून का विद्यार्थी होने के नाते बताता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है जो सिर्फ बात करता है कि मुझे क्या देना है लोगों को। परंतु जब लोग कहते हैं नहीं, मेरे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उन फंडामेंटल ड्यूटीज को मैं 51A में दूंगा, मैं भी आगे बढ़कर एक कदम बढ़ूंगा। हमारे साथ सुजाता विजय चौक पर मौजूद है। सुजाता, जो यहां बात हो रही है कि इस अंतरिम बजट में ऐसा बहुत कुछ नहीं था जो पहले की सरकारों में बजट आने से पहले कहा जाता था कि क्या मिलेगा, क्या कोई लॉलीपॉप भी होगा, ये सारी चीजें मोदी सरकार के बजट में नहीं देखने को मिलती है। हो सकता है बहुत से लोगों को इस पर ऐतराज भी होगा, विरोधी इस बात पर काउंटर भी करते हैं। वहां जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं?
बिल्कुल सोहेल, देखिए मेरे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट संजीव कौशिक जी हैं और संजय मिश्र जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। प्रेम कुमार जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, वोट ऑन अकाउंट, सबसे पहले ये उम्मीद की जा रही है कि अंतरिम बजट तो होगा ही, लेकिन क्योंकि चुनाव है 2-3 महीने में ही, तो बहुत सारी चीजें सरकार ऐसी कर सकती है जिससे जो लोग हैं उन्हें आकर्षित किया जा सके। आपको लगा कहीं से ये पॉपुलिस्ट बजट है? देखिए, जो घोषणाएं की गई हैं, 10 साल का सपना दिखाया गया है, 2047 तक का सपना दिखाया गया है, लेकिन वर्तमान में क्या मिल रहा है? वो कह रहे हैं हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है, जीएसटी बढ़ गया है। जीएसटी तो बढ़ ही गया है। जीएसटी आम आदमी से वसूला जा रहा है, गरीब जो भीख मांगने वाले लोग हैं वो भी ब्रेड खाते हैं, उनसे भी जीएसटी वसूला जा रहा है। तो जीएसटी तो बढ़ ही गया है, लेकिन इससे एम्पावरमेंट ऑफ पीपल जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। आज भी हालात ये हैं कि 1% पूरी पॉपुलेशन के पास में 40% वेल्थ है और नीचे से 50% आबादी के पास 3% का वेल्थ। ये तो मानेंगे ना कि सरकार ने चुनाव को देखते हुए ये नहीं कोशिश की कि हम अपना खजाना खोल दें और उसके बाद फिर हम कुछ वापस ले लें। आपको लगता है कि सरकार ने एक दूरगामी फीचर रखा है? जब प्रधानमंत्री बार बार 2047 की बात करते हैं तो इसी तरह धीरे धीरे कदम बढ़ाए जा रहे हैं, ये नहीं कि चुनाव आ रहे हैं तो कुछ भी खोल दें। अब जाहिर सी बात है कि जो अंतरिम बजट वो पेश कर रहे हैं और अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल की योजनाओं के बारे में वो यदि बात कर रहे हैं तो उनकी योजनाएं जो है वो साफ दिखाई दे रही है कि ये अंतरिम नहीं, वो पूर्णकालिक बजट के तौर पे इसको पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, बताने का भी प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिन चीज़ों के बारे में हिंदुस्तान जानना चाहता था कि बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, अंकुश लगा रहे हैं। आपने ठीक है टैक्स स्लैब में यदि छूट दे दी तो वो बात साफ दिखाई दे रही है कि आम आदमी को थोड़ा सा राहत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। महिलाओं के बारे में आपने बात की है, वो भी अच्छी बात है, चलिए हम इसको मानते हैं, लेकिन क्या इससे बेहतर स्थिति सुधर जाने वाली है? केवल 1 लाख या लखपतिया बना देने से सारी स्थिति समाप्त हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी? तो बहुत सारी चीजें हैं जो कोशिश दिखने की है, केवल हो या नहीं हो, इनको केवल ये इस इलेक्शन तक दिखते रहना है कि हमने कोशिश की बेहतरी करने के लिए। आने वाले दिनों में यदि मौका मिलेगा तो हम बेहतर कर पाएंगे। आने वाले दिनों में मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री ने तो पूरी उम्मीद जताई है कि अगला बजट हम पेश करेंगे। संजय जी, आप विजय चौक पर मौजूद हैं और एक बार प्रियंका के पास जाएंगे। उनके साथ बहुत सारे लोग हैं जो रिहायशी रेजिडेंशियल कॉलोनीज में रहते हैं। प्रियंका, टैक्स स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं है, लेकिन आने वाले समय के लिए जैसा मैंने कहा कि एआई को लेकर जोर है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर जोर है, सोलर एनर्जी पर जोर है। 2047 है एक तरह से उद्देश्य। क्या लोग समझ पा रहे हैं इसे? 2047 तक विकसित भारत, जी हाँ, 2047 तक विकसित भारत बनाना है, विकसित राष्ट्र बनाना है और किन किन श्रेणियों में काम करना है इस बात का, लेकिन अब तक क्या कुछ बदलाव हुए हैं वो भी बताया। लेकिन अगर हम महिलाओं की बात करें, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ महिलाएं हैं, तो सीधे तौर पर ये बताया कि 1 करोड़ से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो लखपति दीदी बन चुकी हैं और आगे टारगेट ये है कि 2 और 3 करोड़ को भी ये आंकड़ा पार करें। यहीं पर हम इन महिलाओं से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्हें कैसा लगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कनिका है। कनिका, कैसा आपको बजट लगा? क्या उम्मीद आप रख रही थी? बजट मुझे ठीक लगा है, बट मेरी और उम्मीदें थी। मैं जॉब करती हूँ और मैंने देखा कि टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव नहीं आया है, अभी भी 7 लाख है। उसमें थोड़ा बदलाव आना चाहिए था। लोगों की इनकम बढ़ रही है लेकिन खर्चे भी उतने ही बढ़ रहे हैं। तो पहले 5 लाख था, अब 7 लाख हो गया, तो उससे मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव, उसमें ज्यादा चेंज आएगा, तो उसको ज्यादा करना चाहिए था। एक ये था मेरा। लेकिन नौकरी पेशा लोगों को ज्यादा उम्मीद थी कि कुछ टैक्स में रियायत मिलेगी, लेकिन सीधे तौर पर नो है, कोई रियायत नहीं है टैक्स स्लैब में। आपका नाम क्या है? पिंकी मल्होत्रा। आप कैसे देख रही हैं इस पूरे बजट? देखिए, अभी तो सिर्फ 2-3 महीने के लिए ही बजट आया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब जुलाई में ये बजट आए, तो मैं हाउसवाइफ हूँ, तो हमारे लिए कुछ फायदे होना चाहिए। जैसे घर का घरेलू सामान जो है, खाने पीने की चीजें हैं, वो इतनी महंगी हो गई हैं कि हर महीने हम खरीदने जाते हैं तो उनके रेट बढ़े हुए होते हैं। तो वो जो है उस पर थोड़ा सा महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए, ताकि हम हाउसवाइफ को भी उसका कुछ फायदा मिले। हम लोग बाहर जाएं तो हमें भी कुछ। देखिए पिंकी जी, तो अब कह रही हैं कि अब हमें जुलाई का इंतजार है और इस बार जो अंतरिम बजट आया इसमें हालांकि कोई ऐसे लोक लुभावने बातें नहीं की गई हैं कि भाई चुनाव है तो मतदाताओं को अपनी तरफ खींचे। जो मुख्य तौर पर सरकार कर सकती है, जो अब तक किया है, उसका जिक्र हुआ। आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं? मैं भी निधि, मेरा भी यही पॉइंट है कि हम लेडी जो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हैं, बेसिकली हमारे लिए तो कुछ भी ऐसा कुछ बेनिफिशियरी नहीं रहता, क्योंकि हमारा अगर देखा जाए तो हस्बैंड्स का भी इनकम टैक्स का भी वही सब स्लैब रहता है। हम लोगों को जैसे लेडीज को डेली रूटीन में ग्रोसरी लेने जाना या कुछ भी, वो एक्सपेंडिचर भी हमारा मतलब डे बाय डे इंक्रीज ही हो रहा है, उसमें कोई रिडेम्पशन तो हमें नहीं मिल रहा है।
मतलब अभी आप आज की डेट में वेजिटेबल्स का ही देख लीजिए, वेजिटेबल्स का मतलब मेरे ख्याल से इतना हाई हो गया है प्राइस कि हम लोगों को वेजिटेबल्स खरीदने में भी सोचना पड़ता है कि सिंपल। मैं एक बार प्रियंका, आप इनसे बात कर रही हैं, आपने लखपति दीदी का जिक्र किया, मुझे लगता है कि वो चर्चाएं तब से थी जब प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को उसका जिक्र किया था, और उसके बाद निर्मला सीतारमन ने इस बजट में उसको इनकॉर्पोरेट किया, और वो कह रही है कि लखपति दीदी की संख्या बढ़ाई जाएगी। अब इसके बाद चर्चाएं आकृति जरूर होंगी कि लखपति दीदी किस तरह से आगे बढ़ेगा, आखिर कैसे वो महिलाएं लखपति बन सकती हैं और उनको एंटरप्रेन्योर्स बनाने की तरफ बढ़ा है, यानी कि वो कैसे उद्यमी बने। बिल्कुल, ये एक अच्छी प्रोत्साहन वाली डेफिनेटली फोकस एरिया है, पर उसमें अभी वही है कि जब हम एलोकेशंस देखेंगे कि कितना उसमें और एलोकेट किया गया है, और चीज़ें भी देखी जाएंगी कि जो स्कीम्स और सोशल स्पेंडिंग है, हेल्थ, एजुकेशन और तमाम स्कीम्स हैं, उस पर कितना लगाया गया है पैसा, तो और चीज़ें भी निकल के आएंगी। जैसा कि चर्चा हो रही थी कि इनफॉर्मल सेक्टर जैसे विश्वकर्मा स्कीम जो चल रही है, या स्वनिधि स्कीम जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, और ई व्हीकल्स के ऊपर जो फोकस था, सोलर एनर्जी के ऊपर जो फोकस था, वो सब एक्सपेक्टेड था। जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, एक बड़ा जो मतलब ओवरऑल इस बजट में बहुत कुछ रैडिकल और रिफॉर्मिस्ट लेवल पे नहीं था, जो ऑलरेडी चल रहा था उसको थोड़ा और इम्पेटस आगे देता हुआ दिखा है। एक जगह है कॉर्पोरेट टैक्स में जो हमें कटौती देखने को मिली है 30% से 22%, तो वो एक तरीके से एक बहुत बड़ा इंसेंटिव दिया गया है कॉर्पोरेट घरानों को, और इसमें अब मिक्स रिएक्शंस आएंगे, क्योंकि जो